तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं। क्वाड्रेंट का सबको आइडिया है कि 4 क्वाड्रेंट होंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और उनके जो साइन कन्वेंशन है उनके बारे में भी पता है। ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। क्यों होता है ये सबको आइडिया है, क्योंकि x में पॉजिटिव y में पॉजिटिव। पहले x को लेते हैं फिर y को लेते हैं। तो x वाले को बोलते हैं एब्सिसा, x के कोऑर्डिनेट को एब्सिसा, और y को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट होते हैं। अभी जब 3D करेंगे तो उसमें ऑक्टेंट हो जाएगा। उसके बाद इसमें आता है डिस्टेंस फार्मूला। अगर दो पॉइंट हमको A गिवन है x1 y1 और B जो है वो x2 y2 गिवन है, और इनके मिड की डिस्टेंस को d बोल देते हैं, तो d इक्वल टू, सबको रिजल्ट पता है। और कैसे आता है ये भी आइडिया होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पता है ना सभी को कैसे आता है ये। हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो क्वाड्रेंट है उसमें दो पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट है x1 y1 और एक ले लेते हैं x2 y2। जैसे यहाँ पर कोई P पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट ये x1 और ये y1 ले लिया, ये डिस्टेंस y1 हो गई, तो ये हो गया x1 कॉमा y1। फिर एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर और ये यहाँ ले लिया Q, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 और y2। हमें PQ की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये PQ के लिए हम क्या करेंगे, ये इसका बेस पता होना चाहिए। तो ये बेस कितना हो जाएगा, ये x1 है और ये x2 है, तो ये क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1, और ये क्या बन जाएगा, y2 माइनस y1। y2 माइनस y1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो ये डिस्टेंस d आ जाएगी हमारी PQ। ठीक है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बोलो या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बोलो, बात एक ही है। तो यहाँ पर ये x2 माइनस x1 बोल देते हैं इसको, और इसको y2 माइनस, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर हो या b माइनस a का होल स्क्वायर हो, दोनों सेम होने वाले हैं। लेकिन ये है कंडीशन कि स्क्वायर होना चाहिए। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला। उसके बाद इसमें आपने 10th में और क्या क्या पढ़ा, सेक्शन फार्मूला। तो लिख लेते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन में इंटरनली ही पढ़ा था कि एक्सटर्नली और एक्सटर्नली दोनों पढ़े थे? सर दोनों। ओके, दोनों। तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी सेक्शन फार्मूला के बारे में। सेक्शन फार्मूला में दो केस होंगे, एक इंटरनल डिवीज़न और एक एक्सटर्नल डिवीज़न। तो इंटरनल डिवीज़न में क्या होगा, कभी कभी चेक करने के लिए आता है कि चेक करो कि ये इंटरनल डिवीज़न है कि एक्सटर्नल डिवीज़न है। तो इंटरनल डिवीज़न में जब रेशियो m और n का पॉजिटिव साइन के साथ गिवन होगा तो वो इंटरनल डिवीज़न हो जाएगा, और जब नेगेटिव साइन के साथ होगा, जब इनका रेशियो जो है वो नेगेटिव साइन के साथ होगा, मतलब कि माइनस का 3 रेशियो 1 ऐसे करके, -3 रेशियो 1 या 1 रेशियो -3, कुछ भी हो सकता है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो फिर उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल डिवीज़न, और ये होगा इंटरनल डिवीज़न। इंटरनल डिवीज़न में अगर ये P और Q पॉइंट है तो इंटरनल डिवीज़न में R पॉइंट अंदर होगा और ये रेशियो m और n का होगा। और एक्सटर्नल में क्या होगा, P यहाँ पर होगा, Q यहाँ पर होगा
और r यहाँ पर होगा, और इनका रेशियो जो है वो m/n का ऐसे होगा, ये m का हो गया और ये n का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। इनके फॉर्मूले क्या क्या हो जाएंगे, अगर इंटरनल डिवीज़न होता है तो ये यहाँ पर ax1y1 है और bx2y2 है, तो r के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, r इक्वल टू, अगर रेशियो m/n का गिवन है तो क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये हो जाएगा। हम बात 3D में करेंगे तो z एक्सेस की बात होगी, तो mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n हो जाएगा। तो z एक्सेस में सिर्फ z ही और इंक्लूड हो जाता है, बाकी कोई चेंजेस नहीं होते, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये जो है वो m और n का रेशियो के साथ प्लस के साथ होगा, तो यहाँ पर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इंटरनल के बाद जब एक्सटर्नल की बात होगी, एक्सटर्नल डिवीज़न, तो r का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divide the line segment joining the points 6,3 and -4,5 in the ratio 3:2। ए पार्ट में है इंटरनली और बी पार्ट में है एक्सटर्नली। इन दोनों का आंसर बताना है। सर ए पार्ट का सर 0,21/5। ओके, करेक्ट। और सर बी पार्ट का -24,9। करेक्ट, गुड। आ रहा है सभी का भाई? ए जो है वो हम क्या लेट कर लेंगे, अगर हम इसका Yes, sir. सोल्यूशन देखें
तो ये 6,3 x1 y1 और ये -4,5 x2 y2 और m और n का जो रेशियो है वो 3:2। तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूँ। इंटरनल डिवीज़न की जब बात हो रही है तो आंसर आ रहा है 0,21/5। ये आंसर हो जाएगा इंटरनल का। और एक्सटर्नल डिवीज़न का क्या हो जाएगा, -24,9। ठीक है, सीधे सीधे ऊपर वाले फॉर्मूले में सब जगह रख देंगे वैल्यू, तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये भी हमारा रिवीजन हो गया। एक और इस पे बेस क्वेश्चन है अच्छा सा, चलो उसके बारे में बात करते हैं, फिर आगे आगे की बातें करेंगे। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। अब पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्वेश्चन। ए के कोऑर्डिनेट गिवन है 1,1, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है 2,-3 आर 2 पॉइंट्स and D is a point on AB and D is a point on AB produced such that AD equal to 3AB. Then find coordinate of D. फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ डी। डी के कोऑर्डिनेट बताने हैं क्या होंगे। आ रहा है कुछ समझ में क्या करेंगे। AD इक्वल टू 3AB है, यानी कि B कोई छोटा पॉइंट रहा होगा और D कोई बहुत बड़ा पॉइंट होगा, तभी तो AD जो है वो 3AB के इक्वल होगा।
और हम सॉल्व भी करना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि ए डी की वैल्यू 3AB है, तो ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी डी इक्वल टू 3AB। तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2AB। तो बी डी और ए बी का जो रेशियो है वो 2:1 के इक्वल होगा। लेकिन हमें तो जो रेशियो चाहिए वो ए डी और बी डी का चाहिए। ए डी का रेशियो और बी डी का रेशियो जो होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अब आप बताइए ए डी और बी डी का रेशियो कितना होगा, क्योंकि वही एम और एन का काम करेगा। तो ये यहाँ पर जो वैल्यू है, हमें ए बी तो चाहिए नहीं, हमें ए डी और बी डी में रिलेशन चाहिए ना, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो। एक हमने ये ए डी निकाला था, ये जो गिवन था, और एक हमने फाइंड आउट किया, वो ये आया। तो ए डी रेशियो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो ये एम और एन पता चल गया हमको, x1 y1 और x2 y2 पहले से पता है, ये 1 1 और ये 2 और -3। बस अब हमें ये ध्यान रखना है कि डी जो है वो बाहर की तरफ है और बी से, तो फिर ये कौन सा हो गया, एक्सटर्नल डिवीज़न हो गया। ए पता चल गया 1 1, बी पता चल गया 2, -3, और रेशियो भी पता चल गया 3:2। और एक्सटर्नल डिवीज़न का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। निकालो भाई, बताओ क्या आंसर आ रहा है। ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 4, -8 4, -8 -11। अच्छा यहाँ पे क्या है, 2, सर माइनस, सर 4, -11। हाँ सर -11। y2 की वैल्यू -3, तो ये हो गया 4, -11। ठीक है, तो ऐसा भी काम हमें करना पड़ सकता है। उसके बाद एक और रेशियो पे एक और अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, इसको भी यहीं पे देख लेते हैं, अभी आगे हमको मिलेगा ये क्वेश्चन। डिटरमाइन द रेशियो in which the line determine the ratio in which the line 3x plus y minus 9 equal to 0 divides the segments joining the points 1, 3 and 2, 7. Determine the ratio in which the line 3x plus y minus 9 equal to 0 divides the segment joining the point 1, 3 and 2, 7. तो दो पॉइंट है, उनको ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड करेगी वो हमें बताना है।
एक पॉइंट है 1,3 और दूसरा पॉइंट है 2,7 और ये लाइन है जिसकी इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। ये किस पॉइंट पे कट कर रही है? ये अगर ए बी और ये पॉइंट सी है तो इस ए सी और सी बी का रेशियो हमको बताना है। तो हमने इस रेशियो को k/1 में लेट कर लिया। तो ये रेशियो जो है ए सी और सी बी का जो रेशियो है वो k/1 है। तो यहाँ से k के टर्म में c के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और ये जो c के कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसको सेटिस्फाई करेंगे? लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो लाइन में ये c के कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे x और y की जगह पे, तो k की वैल्यू आ जाएगी और k की वैल्यू आ गई तो आंसर आ जाएगा अपने। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर पॉइंट्स है हमारे पास 1, 3, 2, 7, 1, 3 और 2, 7, ये x1 y1 है। सर 3:4। 3:4 बिल्कुल सही है। और ये पॉजिटिव अगर आया है तो इसका मतलब इंटरनली है, और अगर मान लेते हैं कि नेगेटिव आता तो एक्सटर्नली हो जाता। रेशियो है k/1, तो ये m और n हो गया। तो यहाँ से c के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे? mh2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो mh2 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। और ये जो c पॉइंट है ये सेटिस्फाई करेंगे लाइन। और अगर इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर। लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या है? 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 9। और यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 6k प्लस 3, 7k प्लस 3, 9k प्लस 9। तो 7 और 6 13 माइनस 9 4k और ये 9 माइनस 6 ये 3 हो गया। तो k की वैल्यू 3:4 है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम कर सकते हैं। अब अगर यहीं पे वो कह देता कि x एक्सिस को डिवाइड कर रहा किस रेशियो में ये बताओ, तो अगर x एक्सिस को डिवाइड करता, अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूँ कि भाई वो रेशियो बताइए जिसमें वो x एक्सिस को डिवाइड करता है, तो अगर x एक्सिस को डिवाइड करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। तो ये जो y कोऑर्डिनेट है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो जो y कोऑर्डिनेट है उसको क्या कर देंगे? 0 के इक्वल पुट कर देंगे। और जैसे इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, तो सीधे आंसर आ जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। x एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, y एक्सिस पे जो रेशियो है वो पूछा जाएगा तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा क्वेश्चन भी मिल सकता है, तो ध्यान रखिए। उसके बाद इसमें आता है सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले। अगर कोई एक ट्रायंगल हमको गिवन है और उसके वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट गिवन है ax1 y1, bx2 y2 और cx3 y3, तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो मीडियन है, जैसे ये AD है और ये B है, तो ये मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, कैपिटल G। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x की वैल्यू हो जाती है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y की वैल्यू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। कैसे आ जाता है ये? तो ये भी आइडिया होगा कि AG और GD का जो रेशियो है वो कितने का होता है? 2:1 का। तो हमें D के कोऑर्डिनेट तो इजीली मिल ही जाएंगे। D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इनका मिड पॉइंट x2 प्लस x3 बाई 2 और y2 प्लस y3 बाई 2।
तो डी के कोऑर्डिनेट पता चल गए, ए पता चल गया, सेक्शन फार्मूला लगा देंगे, तो जी के कोऑर्डिनेट यही आने वाले हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई थ्री और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई थ्री। एक सेंट्रॉइड की खासियत और है जो हमें ध्यान रखनी है, इस पे बेस भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन करा दें, मान लो इसको भी ज्वाइन करा देते हैं, तो ये जो एरिया बन रहा है कौन सा, ये वाला है, ये जो एरिया है, और दूसरा इस एरिया को अगर मैं इससे प्लॉट कर दूँ, ये एरिया जो है, ये तीनों एरिया आपस में इक्वल होंगे, मतलब एरिया ऑफ ए बी जी, ए सी जी और बी डी सी, ये जो एरिया होगा, ये पूरा एरिया जो है, ये तीनों आपस में इक्वल है, इसका ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि उन्होंने ये नहीं बताया कि हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट बताओ, उन्होंने ये कह दिया कि भाई एक कोई जी पॉइंट है, वो ट्रायंगल के मिड में है और वो थ्री इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल में ब्रेक करता है, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा जो थ्री इक्वल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो सेंट्रॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, इसके क्वेश्चन अभी हम करेंगे। तो सेंट्रॉइड के बाद बात करें तो ये आती है इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इन सेंटर क्या होता है, पढ़ा है किसी ने इन सेंटर के बारे में, कोई बताएगा? सर थोड़ा ऊपर कर दो ना एक मिनट। हो गया सर। बताओ इन सेंटर के बारे में बताओ। सर ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल फिट होता है उसका सेंटर। कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे इसके? और वो अगर उसका कंस्ट्रक्शन पूछा जाए कि भाई किस तरीके से ट्रायंगल के अंदर हम सर्कल बनाएंगे, तो क्या होता है इसको, जैसे हम सेंट्रॉइड को कहते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन होता है, या कनकरेंसी ऑफ मीडियन। कनकरेंसी का मतलब समझते हैं ना, कि जहाँ पर वो तीनों मीडियन एक दूसरे को कट कर रही हैं एक ही पॉइंट पे, तो वो पॉइंट जो एक ही पॉइंट है उसी को कनकरेंट पॉइंट बोल देते हैं। कनकरेंसी का मतलब है कि वो जितनी भी लाइन है वो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसको बोलते हैं कनकरेंसी ऑफ मीडियंस। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कनकरेंसी ऑफ मीडियंस। इन सेंटर को क्या बोलेंगे, तो यह इन सेंटर कैसे ड्रॉ करेंगे कि जो तीनों को टच करते हुए निकल जाए। तो 10th में आपने कंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा, इसमें क्या होता है कि जो इंटरनल एंगल है, जैसे सपोज करिए बी इंटरनल एंगल और सी इंटरनल एंगल है, इसका बाइसेक्टर कर देते हैं, ये बी का बाइसेक्टर कर दिया और सी का बाइसेक्टर कर दिया, जहाँ पर ये कट करता है वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये जो इसको आई से डिनोट करते हैं, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट को जो है आई से डिनोट करते हैं। तो जहाँ पर ये एंगल 90 बना दे, वो लाइन पे जो ये आई है ना, क्योंकि ये तो लाइन ऐसे भी हो सकती है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी, लेकिन जो आई से डी पे परपेंडिकुलर होगा, तो वो जो आई पॉइंट होगा, यानी आई डी हमेशा किस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, आई डी परपेंडिकुलर टू बी सी होना चाहिए। तो फिर क्या करते हैं, जो आई और डी की जो डिस्टेंस है वो मेज़र करता है, और ये जो आई डी की डिस्टेंस है यहाँ से एक सर्कल बना लेते हैं इस टाइप से, और ये जो सर्कल है इसी को हम क्या बोलते हैं, इन सर्कल, इसको बोलते हैं इन सर्कल, और इसकी रेडियस को क्या बोलते हैं, इन रेडियस। ठीक है ना, इन रेडियस, इसको इन रेडियस बोलते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। खैर अभी तो हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं,
ए के कोऑर्डिनेट ए x1 y1 है, बी के x2 y2 है और सी के x3 y3 है। ठीक है, तो अब देखो जरा, इसका हमें आई का कोऑर्डिनेट चाहिए। अब जरा बताओ कि कैसे निकालोगे, क्योंकि हमें रेशियो भी नहीं पता। वहाँ पर तो रेशियो पता था सेक्शन फार्मूला में, अरे जब हाँ सेक्शन फार्मूला तो हम यूज़ करेंगे, लेकिन सेक्शन फार्मूला में पता था, तब हमने सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, क्योंकि हमको ए जी और जी डी का रेशियो पता था। तो क्या किसी को इसका भी रेशियो पता है, ए आई और आई डी का रेशियो? बताओ। क्या ए आई और आई डी का रेशियो हमें पता है? निकाल सकते हैं ए आई और आई डी का रेशियो, क्योंकि अगर ए आई और आई डी का रेशियो पता चल गया तो फिर हम बड़े आराम से जो है आई के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। बताओ कैसे करेंगे इसको। सोचो सोचो। एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम याद है किसी को? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है? चलो पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर उसको डिराइव तो हम बाद में भी कर लेंगे। पहले हमें फार्मूले से मतलब है, क्योंकि उसी को डायरेक्ट यूज़ करना है। उसका डेरिवेशन तो कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा हमारे कॉन्सेप्ट मजबूत करने के लिए, लेकिन अभी हम पहले उसका फार्मूला देख लेते हैं। कि ये लेंथ जो है बी सी को हमने ए लेट कर लिया, ए सी की लेंथ को बी लेट कर लिया और ए बी के लेंथ को सी लेट कर लिया। ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूले से आ जाएगी। ए का मतलब बी सी है और बी सी की वैल्यू डिस्टेंस फार्मूले से आ जाएगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y3 माइनस x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। तो ये जैसे ये आ गया, वैसे b भी आ जाएगा। b जो है वो AC की लेंथ और c जो है वो AB की लेंथ। अब ये तीनों लेंथ आने के बाद ABC हमको पता है। इसका जो फॉर्मूला होता है इन सेंटर का, आई के कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिए x, y। जो x का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बता देता हूँ। जैसे आपने उसका पढ़ा है सेंट्रॉइड का, क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होता है। तो 3 की जगह यहाँ पे ABC कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 1 1 होता है तो यहाँ ABC और अपॉन में भी 3 होता है तो ABC। तो x इक्वल टू ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब मेन मोटो हमारा ये है कि भाई ये आया कैसे। ठीक है, ये तो फॉर्मूले, इस पे बेस क्वेश्चन जे ने पूछा हुआ है, जो कई बार बहुत इजी हो जाता है और कई बार थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, लेकिन जो पूछा गया था वो बहुत इजी था। अब देखो मैं तुम्हें टास्क दे रहा हूँ, सुनो कैसे करेंगे इसको, सुन लो पहले का तो आइडिया लग जाएगा। सबसे पहला काम तुम्हें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का आइडिया होना चाहिए। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का आइडिया है सभी को? यस सर। क्या होती है सर मतलब जो अगर एडी बाइसेक्टर है, सर आप ऊपर वाला, हाँ ठीक है, बना रहा हूँ। ये ABC है, अगर हमें D है और ये जो है वो हाँ C सर, है और ये जो है वो B है।
सर तो बी डी अपॉन डी सी सी अपॉन बी के इक्वल होता है। बी डी अपॉन डी सी का जो रेशियो है वो सी रेशियो बी के इक्वल होता है। इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, तो ये एंगल जो है वो अगर इक्वल है तो अच्छा ये बताओ मुझे कि ए के कोऑर्डिनेट हमें पता है, बी के कोऑर्डिनेट भी पता है और सी के कोऑर्डिनेट भी पता है। तो अगर बी डी और डी सी का रेशियो हमको पता चल गया कि ये रेशियो सी रेशियो भी है, तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि एम और एन का रेशियो पता चल गया? भाई बी डी और डी सी का जो रेशियो है वो लिखा हुआ है सी इज टू बी की इक्वल। सी और बी तो निकल आएंगे क्योंकि लेंथ निकालना है ए बी और ए सी की। तो सी रेशियो बी पता चल गया, तो क्या हम डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इस डी के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे? एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो डी के कोऑर्डिनेट आ गए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। डी में ये एम का काम कर रहा है, ये एन का काम कर रहा है, और ये x1 y1 है जो 2 और 3 लिखा है, और ये x2 y2 है। तो c इंटू क्या हो जाएगा? एम एक्स टू, तो c इंटू एक्स थ्री प्लस बी इंटू सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू, एम एक्स थ्री प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। और d के कोऑर्डिनेट जो दूसरा वाला है वो क्या हो जाएगा? जैसे x3 और x2 लिखा है वैसे y3 और y2 हो जाएगा सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू अपॉन सी प्लस बी। या थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा थोड़ा आराम से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो डी के कोऑर्डिनेट आ गया। अब बताओ मुझे कि डी के कोऑर्डिनेट आ गए, मुझे यहाँ से अगर मैं इसको इससे और ये यहाँ से ज्वाइन करा दूँ तो मुझे ए आई और आई डी का रेशियो चाहिए, क्योंकि डी के कोऑर्डिनेट पता चल चुके हैं, ए के कोऑर्डिनेट भी पता है। अब मुझे आई का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो आई के लिए या तो आई के कुछ स्पेसिफाइड हो कि भाई ये मिड पॉइंट है, जो कि ऐसा है नहीं, तो फिर हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो ए आई और आई डी का रेशियो चाहिए। ए आई और आई डी अगर डायग्राम बड़ा देखना चाहते हैं तो ये है, ए आई और आई डी का रेशियो चाहिए। ए आई और आई डी का रेशियो कैसे आएगा, तो इसको भी आप याद रखना चाहिए। प्रूफ तो कर ही लेंगे हम अभी, लेकिन आपको इसको जैसे आप याद रखते हो ना कि 2:1 का रेशियो होता है, सबके बारे में हम याद रखते हैं कि भाई अगर ट्रायंगल की मीडियन है तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। तो वैसे आप इसको भी याद रखो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अभी हम प्रूफ भी कर लेंगे, लेकिन आप याद रखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इतने बड़े काम से हम बच जाएंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेते हैं। सर नीचे कर दो ना इसमें। हो गया सर। तो अगर ये हमारा ए बी सी पॉइंट है और ये जो है वो डी है, तो हमें जो रेशियो निकालना है वो है ए आई और आई डी का रेशियो। ये आई पॉइंट है, तो हमें ये याद रखना है कि ए आई और आई डी का जो रेशियो है वो बी प्लस सी अपॉन ए के रेशियो भी इक्वल है। और कई लोग इसको प्रूव भी कर लेंगे, ज़रा सोचो कैसे प्रूव करोगे। ये तो हमें याद ही रखना है, लेकिन अभी तो प्रूव करना है। ए आई और आई डी का रेशियो 10th क्लास से ही हो जाएगा, कुछ नया काम करने की जरूरत नहीं। बी प्लस सी अपॉन ए, ये ज्योमेट्री याद करो 10th की, तो अपने आप हो जाएगा।
जैसे आप सेक्शन फार्मूला याद रखते हैं, जैसे आप जी के बारे में याद रखते हैं कि जो जी है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, वैसे आप ए आई और आई डी को भी याद रखें। बी प्लस सी अपॉन ए, ये ए होगा, ये बी है, और ये बी है, और ये सी है। तो ऐसे याद रख सकते हो आप कि इन दोनों का एडिशन हो जाता है, बी और सी को ऐड कर देते हैं और अपॉन में ए हो जाता है। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं जरा, बी प्लस सी अपॉन ए। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का ही यूज़ करना है हमको बार बार, और कुछ नया काम नहीं करना है। ये जो है यहाँ पर देखो, ये दोनों एंगल इक्वल है, इसको हमने एक्स लेट कर लिया और इसको वाई लेट कर लिया। तो अब जरा देखो यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज़ करो इन दोनों में। अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें, कौन से ट्रायंगल की बात, इन ट्रायंगल ए बी डी, अगर ए बी डी की बात करें तो ज़रा बताओ सी अपॉन एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? सी अपॉन एक्स इक्वल टू किसकी इक्वल हो जाएगा? ये दोनों एंगल को बनाने वाली साइड्स है, तो एंगल को बनाने वाली साइड्स उनकी अपोजिट साइड्स के रेशियो की इक्वल होती है। अभी हम लोगों ने बात की ना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की, ये यहाँ पर ये लिखा हुआ कि बी डी और डी सी का रेशियो जो है, याद है ना सभी को, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल को बनाने वाली, अगर ये दोनों एंगल को बनाने वाली साइड्स है तो ए बी और ए सी का जो रेशियो होता है वो बी डी और डी सी के रेशियो के इक्वल हो जाता है। जो दोनों एंगल को बनाने वाली साइड्स है उनका रेशियो उनकी अपोजिट साइड्स, जो एंगल के अपोजिट साइड्स है उनके रेशियो के इक्वल हो जाता है। तो इसीलिए इन्होंने बताया कि बी डी और डी सी का रेशियो C/B हो जाता है। तो अब आप यहाँ पर जो है लगा देंगे, तो C अपॉन एक्स की वैल्यू, C के सामने वाली साइड कौन है? ए आई है, और ये x के सामने वाली कौन सी हो जाएगी? जो x का एंगल है वो ये वाला एंगल है, तो इसके सामने वाली आई डी है, तो ए आई अपॉन आई डी की इक्वल होगी। अगर हम b और y में ले लें तो कैसे हो जाएगा? b अपॉन वाई की वैल्यू, तो क्या b अपॉन वाई की वैल्यू भी ए आई अपॉन आई डी की इक्वल हो जाएगी? ये देखो b अपॉन वाई की वैल्यू भी ए आई अपॉन आई डी की इक्वल हो जाएगी। जब इस ट्रायंगल में ले लोगे आप, ये वाले दोनों एंगल इक्वल, ये पूरा अलग कर देते हैं, ये वाला एंगल इसकी इक्वल हो गया, तो ये साइड के सामने वाली ये हो गई ए आई और इसके हो गई ये आई डी। तो दोनों का ए आई और आई डी जो है वो इक्वल है। ये कौन सा ट्रायंगल था? इसका नाम है ए सी डी। ये ए बी डी में लिया हमने, और ये है ट्रायंगल ए सी डी। इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो c अपॉन एक्स की वैल्यू b अपॉन वाई की इक्वल होगी। अब x और y को एक साथ कर लेते हैं, तो x अपॉन वाई की वैल्यू जो है ये हमने कर दिया यहाँ पर c अपॉन एक्स इक्वल टू b अपॉन वाई। तो यहाँ से y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? b अपॉन सी की इक्वल। अब जरा इन दोनों में क्या करें, 1 ऐड कर देते हैं, जैसे आपने 10th में कई बार इस टाइप का काम किया होगा। तो x प्लस वाई अपॉन एक्स, और ये क्या हो जाएगा? b प्लस सी अपॉन सी। a अपॉन एक्स की वैल्यू, ये जो x प्लस वाई है इसका नाम क्या है? देखो यहाँ पर ये a जो है वो किसकी इक्वल है? x प्लस वाई की तो इक्वल है, तो यानी हम यहाँ पर x प्लस वाई की जगह पे क्या रख सकते हैं? a अपॉन एक्स की वैल्यू जो है वो b प्लस सी अपॉन सी की इक्वल है। तो यहाँ से c अपॉन एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? b प्लस सी अपॉन ए की इक्वल। और c अपॉन एक्स की वैल्यू b प्लस सी अपॉन ए की इक्वल है। और यहाँ पर देखो ये इक्वेशन फर्स्ट जो है इसमें c अपॉन एक्स की वैल्यू ए आई अपॉन आई डी की इक्वल है, और c अपॉन एक्स इक्वेशन 3 में जब हमने किया तो b प्लस सी अपॉन ए की इक्वल है। तो यहाँ
यहाँ से इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड, ए आई अपॉन आई डी इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन ए। ये आ गई वैल्यू ए आई अपॉन आई डी की वैल्यू। जरा देखो और बताओ इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम है, फिर बात करते हैं आगे की। और भी मेथड से आप इसको और छोटा कर सकते हैं। आप अपनी ज्योमेट्री का यूज़ करिए और उससे और छोटा करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये हमें प्रूव करके यही लाना है, ए आई और आई डी का रेशियो बी प्लस सी अपॉन ए की इक्वल है। अब जरा बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये इसके बाद तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बस अब तुम्हें खुद से सॉल्व करना है। तुम्हें क्या पता चल गया, ए आई और आई डी का रेशियो पता चल गया, ए के कोऑर्डिनेट पता है, डी के कोऑर्डिनेट भी पता है, ये लिखे हैं डी के कोऑर्डिनेट, ऊपर ए के कोऑर्डिनेट लिखे हैं, ए आई और आई डी का रेशियो पता चल गया, आई के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है ना। और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इसका प्रूफ है, इम्पोर्टेंट है इसका फॉर्मूला जो हमें याद होना चाहिए। ए के कोऑर्डिनेट हमने अभी निकाले x1 y1, डी के कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाले हैं, वो कितने थे, सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू, बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन बी प्लस सी, कॉमा दूसरे वाले में y के टर्म में है बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन बी प्लस सी, बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन बी प्लस सी। और रेशियो भी एम और एन का पता चल चुका है हमको, और वो है बी प्लस सी रेशियो ए। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज पता चल चुकी हैं हमको, बस हमें फार्मूला अपना यूज़ कर देना। तो आई के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये एक्स वन वाई वन का काम करेगा जो कि खुद लिखा हुआ है, और ये एक्स टू वाई टू हो गया, और ये एम एस टू एन हो गया। ये सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पर इसमें पुट कर देंगे। तो हमारा जो ये फार्मूला है कौन सा, इन सेंटर का, ए एक्स टू प्लस बी एक्स थ्री अपॉन ए, तो ये प्रूफ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। किया क्या किसी ने, आया किसी को? तो एक लाइन का काम बचा हुआ है, इसमें कुछ खास बचा नहीं है। एम एन की वैल्यू है बी प्लस सी, और एक्स टू की वैल्यू कितनी है, एम एक्स टू की वैल्यू है बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन बी प्लस सी, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, तो बी प्लस सी प्लस ए। तो ये देखो बी प्लस सी से बी प्लस सी गया, आ गया आंसर है ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पर एम वाई टू, तो बी प्लस सी के साथ बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन बी प्लस सी, और प्लस एन वाई वन यानी ए के साथ वाई वन आ जाएगा अपॉन ए प्लस, यानी यहाँ पर बी प्लस सी प्लस ए हो जाएगा। तो b प्लस सी से b प्लस सी कट हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रिजल्ट हमारा,
ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। अब बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम अभी भी है तो प्रूफ हो चुका है। तो प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फार्मूला हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार बता। बस एक नया कॉन्सेप्ट हमें मिल गया कि AI और ID का रेशियो जो है वो हमारे काम का है, वो हमें प्रूफ करके ना निकालना पड़े। तो हमें याद रखना है कि वो रेशियो B प्लस C अपॉन A होता है। जैसे 2:1 का रेशियो होता है, हम याद रखते हैं, तो वैसे ही हमें AI इन सेंटर के लिए याद रखना है। चले फिर क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन लिखते हैं इस पे बेस, जो जेई के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कभी। और वो भी इन्होंने सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पूछा हुआ है, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ the x coordinate of in center the x coordinate of in center of triangle that has the coordinate of midpoint of its sides as 0, 1, 1, 1 and 1, 0 is what? ये बता। ए ऑप्शन में है 2 प्लस रूट 2, बी ऑप्शन में है 2 माइनस रूट 2, 1 प्लस रूट 2 और 1 माइनस रूट 2। तो देखो इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो सबसे पहले हमें जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट है वो निकालने पड़ेंगे। क्या यही कर रहे हो? या कोई डायरेक्ट है मेथड जिससे हम निकाल दें जल्दी से आंसर आ जाए? कोई आइडिया किसको बताएगा? कोई कुछ नहीं?
देखो जैसा कि तुमने 10th में पढ़ा था, अगर वो काम करोगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। उस टाइप से हमें नहीं करना है। वैसे भी इसका भी मैं शॉर्टकट बता दूंगा अभी कि अगर ए बी सी है, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3, और हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो वो तो बहुत इजी हो जाता है। लेकिन कभी कभी वो क्या करते हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे देते हैं, जैसे यहाँ गिवन है, और वो कह देंगे कि भाई वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट बताओ ए बी सी के। तो फिर इसमें जो है हम इसको लेट करें, और फिर इससे जो है वो तीन इक्वेशन, 6 टोटल इक्वेशन बनाए। जैसे इसके कोऑर्डिनेट हम लेट कर लें x4 y4, x5 y5 और x6 y6। तो इस तरीके से काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि 6 अननोन है, x4 x5 x6 y4 y5 y6। तो इससे 6 अननोन है तो 6 इक्वेशन बनेंगी, फिर उसको सॉल्व करें। तो ये काम हमें यहाँ पर नहीं करना है, ये मेथड से सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन अभी मैं इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा, इसके बाद इसी क्वेश्चन के बाद बता दूंगा। अभी इस क्वेश्चन को करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें जो है वो कैलकुलेशन, अगर हम देखें जो पॉइंट्स है वो बहुत इजी है। वो पॉइंट जो है हम प्लॉट करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखो, एक तो 0 1 है, एक 1 1 है और एक 1 0 है। तो 1 0 कहीं यहाँ पर होगा, और एक 0 1 कहीं यहाँ पर होगा, और एक है 1 1। तो देखो इसका डबल कहीं यहाँ पर होगा, ये तो होगा ना, और ये इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है 0 1 1 1 और 1 0। तो 1 0 0 1, और ये हो गया 1 1 यहाँ कहीं पर होगा। तो इसको अगर हम ज्वाइन कर दें यहाँ से, तो देखो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। इसका तो नाम ओ है, इसको हमने ए रख लिया और इसको बी रख दिया, और ये जो है पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको गिवन थे, ये वाले, एक 0 0 एक 1 0, एक 0 1 और एक 1 1, ये 3 पॉइंट गिवन थे। तो ये डायरेक्ट निकल आएंगे, इनकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2 0, और इसके क्या हो जाएंगे 0 2, क्योंकि 1 0 का डबल करोगे तो 2 0 सीधे सीधे मिलेगा। फिर हम कोई फार्मूला लगा के सॉल्व करें, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये जो b है, जब इसका 0 1 है तो ये 0 2 हो जाएगा, और ये जो लाइन है इसी में पॉइंट आ जाएगा 1 1। तो जो हमारे पास नया ट्रायंगल बन गया वो कौन सा ट्रायंगल हो गया, वो ये वाला ट्रायंगल हो गया। कौन सा, ओ ए और ये बी। इस ट्रायंगल का हमें इन सेंटर का, वो भी x कोऑर्डिनेट निकालना है। ये डिस्टेंस भी पता चल गई, ये कितनी हो जाएगी 2 है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है 2 है, और ये कितनी हो जाएगी, अगर ये 2 है ये 2 है, तो ये √2 2√2 हो जाएगा। कि √2 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, तो √8। तो ये लेंथ जो है ए बी की वैल्यू 2√2 हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही है। तो अब बताइए, आप कोई प्रॉब्लम है, और ओरिजिन भी पता चल गया 0 0। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, और ये हो गया x3 y3। और जो ये हमने ओ लिया है तो इसके सामने वाली साइड को ए बोल देते हैं। अगर हमने इसको लिया तो इसके सामने वाला ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। क्योंकि जो भी पॉइंट लेते हो ना, जैसे यहाँ पर ए हमने लिया था तो इसके सामने वाले साइड को ए बोल देते थे, ये बी तो इसको बी। तो चलो ये ए हमने इसको लिया है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। इसका ए बी सी से अगर हम करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमने इसको ये नाम दे ही दिया है। तो चलो इसका नाम x1 y1, फिर यहीं से करो। क्या करेंगे, ये है x1 y1, तो इसके सामने वाली साइड ये a2 हो गई। ये b है तो ये x2 y2, तो इसके सामने वाली साइड b2 हो गई। और ये o बोलो या c बोलो, तो इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 है, तो इसकी साइड की वैल्यू ये c हो गई 2√2। तो बस अब फॉर्मूले में आप जैसी वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, और वो भी x कोऑर्डिनेट चाहिए हमको। तो
ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। रख दो वैल्यू, सब बताओ क्या आंसर आ रहा है। बी एक्स टू तो जीरो हो जाएगा सर बी 2 टू, माइनस रूट 2। तो 2 माइनस रूट टू बिल्कुल सही है, ये आंसर हमारा हो गया। सी एक्स थ्री भी जीरो हो गया। अच्छा, तो ये अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी किया, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 रूट 2 हो गया। तो ये हो गया 2 टू ज़ा 4 अपॉन 4 में से 2 कॉमन ले लिया तो 2 प्लस रूट 2, और ये 2 टू ज़ा 4 हो गया, तो 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2। 2 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 4 माइनस सर रूट 2 हो गया, और 2 से 2 कट हो गया। 4 माइनस 2, 2 से 2 कट हो गया, तो 2 माइनस रूट 2 आंसर हो गया। प्रॉब्लम है क्या बोलो? सर वो 2 अपॉन रूट 2 था, तो सर हम मतलब 2 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन रूट 2 करके लिख सकते हैं। फिर से बोलना बेटा, क्या समझ नहीं आया जल्दी। सर वो 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2 था। 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2 को, 2 अच्छा प्लस इसको रूट अलग 2। अलग कर लो। अरे नहीं हाँ बेटा, सर, वैसे एक्स अपॉन वाई प्लस जेड को क्या हम एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स अपॉन जेड लिख सकते हैं क्या? कि वाई प्लस जेड अपॉन एक्स होगा तो उसको वाई अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स लिखेंगे। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, एक्स कॉमन लोगे तो वाई प्लस जेड आ जाएगा। तो ये तो सही है, लेकिन ये कैसे इक्वल हो सकते हैं? ये तो इक्वल होगा नहीं। देखो ना, वाई जेड एलसीएम लोगे तो यहाँ जेड एक्स आ जाएगा, यहाँ एक्स वाई आ जाएगा। ये वैल्यू कभी इसकी इक्वल नहीं हो सकती, ये वाली। ओके ओके सर। इस बात का ध्यान रखें आप बिल्कुल। जब अपॉन में न्यूमरेटर ज़्यादा बड़ा हो ना और डिनोमिनेटर एक ही हो तो अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। तो ये बात क्लियर होगी। ये कभी आया हुआ है प्रीवियस ईयर का। तो जब भी कभी बहुत इजी पॉइंट्स हो तो ऐसे ही जल्दी से निकाल लेते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि पॉइंट ही ऐसे हैं कि जिनको प्लॉट करना पड़ेगा, पूरा मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, तो फिर उन्हें तो करना ही पड़ेगा, उसको हम डायरेक्ट ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो एक क्वेश्चन इन सेंटर का मैं दे देता हूँ आपको, इसको आप ज़रूर ट्राई करिए। फाइंड द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल और जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट है, ए के कोऑर्डिनेट है 4 कॉमा -2, बी के कोऑर्डिनेट है -2 कॉमा 4, और सी के कोऑर्डिनेट है 5 कॉमा 5। आंसर जो है वो 5/2 कॉमा 5/2, ये ध्यान रखना। ठीक है, देखो। अच्छा, इसके बारे में ज़रा एक बात और कर लेते हैं, 2 मिनट का और मुझे टाइम चाहिए। इसमें ये बताओ कि जो ये मिड पॉइंट वाले हैं, ये सबको याद है कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट? अगर गिवन होते थे तो वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे, याद है कि नहीं याद है? क्या सर? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर गिवन हो तो ट्रायंगल के वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? इस बारे में किसी को कोई आइडिया है? अभी जो हम ऊपर बात कर रहे थे कि जैसे ये हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, ये वर्टिसेस से सर कोऑर्डिनेट नहीं देते। हाँ जी बताइए। सर वो 15,5 है या 5,5? नहीं नहीं बेटा, 5 कॉमा 5। ठीक। हाँ, मैं पूछ रहा था कि अगर ये डी के कोऑर्डिनेट कुछ गिवन हो, ई के गिवन हो और एफ के गिवन हो, तो हमें ए बी सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको याद है, 10th में आपने किया हुआ है?
इसमें 6 इक्वेशन बनती हैं। जैसे मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट दिए हुए हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही सपोज कर लेते हैं। चलो वैसे ये नहीं होगा क्वेश्चन, इस तरह का हो सकता है ट्रायंगल भी पॉसिबल ना हो, हमने केवल ऐसे ही एज्यूम कर लिया। तो अगर ये पता है तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 लेंगे, इसके x2 y2 लेंगे और इसके x3 y3 लेंगे। फिर यहाँ पर हम सब में मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे और इससे जो है एक्स वाई जेड में 6 इक्वेशन बनती है। उन 6 इक्वेशन को सॉल्व करके फिर x1 y1 z1 सॉरी x1 y1 x2 y2 और x3 y3 निकलता है। 6 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। कैसे बनती है वो इक्वेशन देखो, जैसे मान लो ए बी का मिड पॉइंट हम लगा देते हैं, तो x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x है ये y है तो 5, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या हो गया 10, y1 प्लस y2 इक्वल टू कितना हो गया 12। एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी ये बन गई, तीसरी बनेगी x2 और x3 के टर्म में, x2 प्लस x3 कितना हो गया 2 और y2 प्लस y3 कितना हो गया 4, ये थर्ड इक्वेशन बन गई है 4 बन गई। फिर सिमिलरली y3 और y1 और x3 और x1 के टर्म में ये 6 और y3 प्लस y1 ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। ये देखो 6 इक्वेशन बन रहे हैं। इन 6 इक्वेशन को पहले सॉल्व करो और फिर इनकी वैल्यू निकालो, सबको ऐड कर दो, x वाली सारी ऐड कर दो, तो इन तीनों को ऐड करोगे आप तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू आ जाएगी। और अगर y वाले को सबको ऐड करोगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू है। फिर इसमें से दो की वैल्यू रखते जाओ, एक की वैल्यू आती जाएगी। जैसे x1 प्लस x2 रख दो तो x3 आ जाएगा, y1 प्लस y2 रख दो तो y3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सबकी अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन हो जाता है। तो इसी के लिए एक शॉर्टकट है, वो लिख लेते हैं ज़रा। इतना बड़ा हमें काम नहीं करना है और ये इम्पोर्टेंट शॉर्टकट है जो एक काफ़ी बड़े कैलकुलेशन को छोटा कर देगा। इसमें हमें ऐसे ध्यान रखना है कि अगर मान लिया ये हमारे पास ए है और ये बी है और ये सी है, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, ये x1 y1 है और ये b के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और c के कोऑर्डिनेट है x3 y3। ये गिवन हो तो मिड पॉइंट निकालो और अगर मिड पॉइंट गिवन हो तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालो। तो हमें ये ज़रूरत ही नहीं कि हमें क्या क्या पॉइंट गिवन है, हम ए बी सी डी ई एफ के टर्म में मैं लिख रहा हूँ। देखो कैसे, जब हमें डी निकालना होगा तो डी का कोऑर्डिनेट जब हमें चाहिए तो डी के अपोजिट कौन कौन सा है, ऐसे ध्यान रखना है। देखो डी के सामने कौन सा है, एक ई है और एक एफ है, तो हम कैसे याद रखेंगे, डी इक्वल टू हो जाएगा ई प्लस एफ माइनस ए। डी के सामने जो है ई और एफ है, इन दोनों को ऐड करेंगे और ए को माइनस करेंगे। इसका मतलब समझ रहे हो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि ई के कोऑर्डिनेट पता होंगे एक्स और वाई, एफ के कोऑर्डिनेट पता है एक्स और वाई, और ए के कोऑर्डिनेट भी अगर हमें पता है तो हमें डी निकालना है। या हो सकता है कि हमें ए निकालना पड़े, तो हम क्या लिखेंगे, ई प्लस एफ माइनस डी। ठीक है ना भाई। देखो ऐसे हमें ध्यान रखना है कि अगर मिड पॉइंट दिए होंगे तो ई पता होगा, एफ पता होगा और डी पता होगा, तो सबके एक्स रख दोगे, मतलब ई का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस एफ का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस डी का एक्स कोऑर्डिनेट, तो ए के कोऑर्डिनेट की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। इसमें हमें इतना नहीं सोचना पड़ेगा। जैसे हमने ए का निकाला है, डी का निकाला है, वैसे देखो जैसे डी का निकाला तो क्या किया, ई और एफ को प्लस किया, ए को माइनस किया। अब ज़रा बताओ, अगर हमें डी के साथ, जैसे हमने डी निकाला, अगर हमें ई निकालना है तो ई के सामने कौन से आ रहे हैं, ई के सामने आ रहा है एफ और डी, तो एफ का कोऑर्डिनेट प्लस डी का कोऑर्डिनेट माइनस बी का कोऑर्डिनेट,
या बी चाहिए तो एफ प्लस डी माइनस ई कर दो। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये इनका मतलब क्या है कि हमें सीधे x की कोऑर्डिनेट को करोगे, जैसे f का x कोऑर्डिनेट, d का x कोऑर्डिनेट माइनस b का x कोऑर्डिनेट, तो सीधे e का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तीसरा हो गया f के लिए क्या करेंगे, तो f का कोऑर्डिनेट चाहिए तो f के सामने कौन कौन से आ रहा है, b आ रहा है और e आ रहा है, माइनस क्या हो जाएगा c, या अगर c का कोऑर्डिनेट चाहिए तो d प्लस ई माइनस एफ। इस तरीके से ये कैलकुलेशन को बहुत छोटा करने वाली है। ये जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तब मैं आपको वहाँ पर याद दिलाऊंगा। अभी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके यहाँ पर लिख लेना, जो एक काफ़ी बड़े कैलकुलेशन को छोटा कर देगा। ठीक है, और चाहो तो एक मिड पॉइंट का क्वेश्चन उठा लेना, 10 से देखना, बुक में मिल जाएगा। और उससे फिर एक बार उससे करना और एक बार इससे करना, तो इससे जो है एक एक लाइन में सारे मिलने वाले, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए और वाई कोऑर्डिनेट के लिए। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें सेंट्रॉइड की, तो सेंट्रॉइड को भी डायरेक्ट ही किया करो। जैसे हमें सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है तो हम पूरी वैल्यू रखते हैं, फिर पूरा सॉल्व करते हैं ना, ax1 y1 bx2 y2। वैसे तो ये काम बहुत छोटा सा खुद ही होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक ही लाइन में कैसे करेंगे। या हमसे कोई कहे भाई सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, तो हम डायरेक्ट बता दें। या वर्टिसेस कोई पूछे, हो सकता है कि सेंट्रॉइड दिया और वर्टिसेस पूछ ले, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, या फिर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड दिया हो एक्स और वाई, तो हो सकता है कोई वर्टिसेस पूछ ले, कुछ भी पूछ सकते हैं दोनों में से। तो हमें ये आइडिया तो है, हम क्या करते हैं, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 करते हो ना, और फिर 3 को इधर भेज दो, 3x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। तो सपोज़ करो हमें x3 चाहिए, कोई एक वर्टिसेस चाहिए, तो हम क्या करें, सीधे सीधे जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है उसका 3 टाइम्स कर देंगे, और उसमें से x1 और x2 को माइनस कर देंगे, तो सीधे थर्ड वर्टिसेस कोऑर्डिनेट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे y वाला हमें चाहिए, ये x3 निकाला, y3 चाहिए, तो 3 टाइम्स जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है वो माइनस y1 माइनस y2। ये डायरेक्ट सीधे सीधे इससे आंसर हमारा एक लाइन में आएगा। भाई देखो, उसको तो हम डायरेक्ट निकाल ही लेते हैं कि भाई x1 x2 x3 पता है, तीनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 3 कर ही देते हो। यहाँ पर अगर कोई एक वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम क्या करें, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को 3 टाइम्स करके बाकी दोनों को माइनस करके, तो पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे हम आंसर अपना बता सकते हैं। तो इनको बोलते हैं मिसिंग वर्टिसेस, कि कभी ये भी हमें ये दो बहुत यूज़फुल है, आगे हमारे काम आएंगे अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब। तो ये कुछ रिवीजन था हमारा प्रीवियस क्लास का, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ओके।